नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं अभिषेक सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका मेहरा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम मध्य प्रदेश के जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि कल के लेक्चर में हमने मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित प्रश्नों को हल किया था और मैंने आपको बताया था कि नदियाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसलिए इनको कवर करने के लिए हमें 2 से 3 लेक्चर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसी सीरीज़ में आज हमारा ये है दूसरा लेक्चर, नदियों से संबंधित। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं ज़रा पेन सेलेक्ट कर लूँ। हाँ, हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, ये स्नेह लिखा है, स्नेह, ठीक है। स्नेह झरना या स्नेह जलप्रपात किन नदियों पर बनाया गया है, मतलब किन नदियों पर बना हुआ है। तो ये जो स्नेह जलप्रपात है, ये मैंने कल के क्वेश्चन में भी आपको बताया था, ये छतरपुर में है, ठीक है। छतरपुर जिले में है ये स्नेह जलप्रपात और ये बना है आपका कैन एवं खद्दर नदियों पर, ठीक है। मैं दूसरा पेन लेता हूँ, ये पेन उतना, क्योंकि ऑप्शंस भी वाइट कलर में लिखे हुए हैं ना, इसलिए पेन वाइट कलर का ज़्यादा समझ में आएगा नहीं। आई थिंक ये आपको समझ आ रहा होगा। या इसके अलावा और कौन सा हो सकता है। ब्लैक ठीक रहेगा। ब्लैक भी वैसे सही रहेगा। तो कैन एवं खद्दर, ये जो दो नदियां हैं, इन्हीं नदियों पर बना हुआ आपका ये जो स्नेह जलप्रपात है, ये पाया जाता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था केन नदी पर, केन नदी पर पन्ना जिले में दो और जलप्रपात हैं। एक का नाम है पांडव जलप्रपात और एक का नाम है गाथा जलप्रपात, ठीक है। पांडवों की गाथा इतिहास के पन्नों में दर्ज है, ये मैंने कल आपको ट्रिक बताई थी। उसके बाद आपकी जो सिंध नदी है, इस पे ऐसा कोई जलप्रपात तो नहीं है। सिंध नदी पर शिवपुरी जिले में, कहाँ पे, शिवपुरी जिले में सिंध नदी पर एक डैम है, मणिखेड़ा डैम, जिसको मोहिनी सागर डैम भी कहा जाता है। मणिखेड़ा या मोहिनी सागर, ये परियोजना है मोहिनी सागर, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें चंबल नदी की, तो चंबल नदी पर कोटा में है चूलिया जलप्रपात, ठीक है, राजस्थान के कोटा में। और इंदौर में है इस पे शीतला माता जलप्रपात, ठीक है। उसके बाद है आपका झाड़ीदार जलप्रपात और उसके बाद है पाताल पानी जलप्रपात। तो ये आपके चंबल नदी पर 3 इंपॉर्टेंट जलप्रपात हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये जो है आपका पर्यटन स्थल खजुराहो के मंदिर, जिनको यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो ये आपके खद्दर नदी और कैन नदी के संगम पर जो स्नेह जलप्रपात है, उसी के नज़दीक है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि छतरपुर ज़िले में ही खजुराहो जलप्रपात, खजुराहो के मंदिर हैं और छतरपुर ज़िले में ही आपका ये स्नेह जलप्रपात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इन शहरों में से कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है, ये आपको बताना है। ये है नदियों के नाम और ये है नगर, यानी कि शहर के नाम। और आपको बताना है कि कौन सा शहर किस नदी के है। तो सिवना नदी जो है, सिवना नदी के किनारे बसा हुआ है आपका मंदसौर शहर। बेतवा नदी के किनारे बसा है आपका सांची शहर। उसके बाद आता है ताप्ती नदी के किनारे है बुरहानपुर और चंबल नदी के किनारे है श्योपुर, ठीक है। तो पहला का क्या हो जाएगा, पहला है आपका सेवना, सेवना का मंदसौर, पहला का स हो जाएगा। तो पहला का सा किस में दे रखा है, पहला का सा बहुत सारे ऑप्शंस में दे, दो ऑप्शंस में दे रखा है पहला का सा। दूसरा का क्या होगा, बेतवा नदी का क्या होगा, बेतवा नदी का क्या होगा, ई, दूसरा का ई। तो दूसरा का ई दूसरे ऑप्शन में दे रखा है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। एक सेकंड, ये प्लेट सीधी कर लूँ, लाइन सही ड्रॉ नहीं हो रही, अब सही होगी। हाँ, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन, अच्छा उससे पहले इन्होंने ये और नदियों की बता दिया है कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर है। तो सेवना नदी के किनारे मंदसौर है, बेतवा नदी के किनारे आपका सांची है, सांची के साथ साथ बेतवा नदी के किनारे भोजपुर है। अब शहरों की बात ही हो रही है तो सारे शहर देख लेते हैं। इसी के किनारे ओरछा है, ठीक है। ताप्ती नदी है, इसके किनारे बुरहानपुर है। चंबल नदी के किनारे श्योपुर है, भिंड है, मतलब भिंड शहर नहीं है लेकिन भिंड जिला है, और मुरैना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नर्मदा नदी के किनारे बड़वानी, निमाड़। निमाड़ में आपके खंडवा और खरगोन दोनों जिले आ जाते हैं, ठीक है। जबलपुर, धार, महेश्वर, ओंकारेश्वर और झाबुआ। उसके बाद सेवना नदी के किनारे मंदसौर, ये 2 बार दे दिया इन्होंने। बेतवा नदी के किनारे आपका विदिशा, सांची, बुंदेलखंड, गुना, ओरछा, ये सारे शहर आते हैं। उसके बाद ताप्ती नदी के किनारे आपका मुल्ताई और बुरहानपुर आ जाता है। चंबल नदी के किनारे श्योपुर, मऊ, रतलाम, ठीक है। वैनगंगा नदी के किनारे आपका बालाघाट है, और पार्वती नदी के किनारे आपका शाजापुर और राजगढ़ है। पार्वती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आष्टा सीहोर से, ठीक है। उसके बाद वैनगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिवनी जिले से। सिवनी जिले में पारसवाड़ा करके, पारसवाड़ा का जो पठार है वहाँ से इसका उद्गम होता है। उसके बाद आपकी तवा नदी आती है, इसके किनारे पचमढ़ी शहर बसा हुआ है। क्षिप्रा नदी जो है इसके किनारे उज्जैन शहर बसा हुआ है। ये लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। और उसके बाद है आपकी काली सिंध नदी, इसके किनारे सोनकच्छ और देवास शहर बसा हुआ है। और सिंध नदी जो है इसके किनारे है आपका शिवपुरी और दतिया। दतिया में मैंने आपको बताया था 2 मेला लगते हैं, एक रतनगढ़ का मेला लगता है और एक सनकुआं का मेला लगता है। सनकुआं का मेला दतिया जिले में लगता है, सिंध नदी के किनारे, ठीक है। और इसी सिंध नदी पर शिवपुरी में कौन सा डैम है? मणिखेड़ा डैम या मोहिनी सागर डैम। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना के निर्माण को स्वीकृति कब दी गई? 18 दिसंबर 2017, 9 दिसंबर 2017, 12 दिसंबर 2017 या 12 दिसंबर 2018? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 12 दिसंबर 2018 को नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना को स्वीकृति दी गई। लेकिन सवाल यह है कि इसके अलावा भी मध्य प्रदेश में कुछ और नदी जोड़ो परियोजनाएं हैं। भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है कैन बेतवा लिंक परियोजना, ठीक है। तो ये भारत और मध्य प्रदेश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। उसके बाद मध्य प्रदेश में एक है आपकी नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना, ठीक है। उसके बाद एक है मध्य प्रदेश में आपकी नर्मदा गंभीर लिंक परियोजना, और चौथी है आपकी नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश की 4 महत्वपूर्ण नदी जोड़ो परियोजनाएं हैं, इनके बारे में याद रखना। तो ये जो परियोजना है नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना, ये कब की है? 12 दिसंबर 2017 की है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है छतरपुर जिले में कौन सी 2 नदियां बहती हैं? तो अभी हमने देखा छतरपुर जिले में कैन एवं खद्दर नदी पे क्या है आपका स्नेह जलप्रपात। तो ये कैन और खद्दर, ये 2 नदियां प्रवाहित होती हैं आपके छतरपुर जिले में। अच्छा हाँ, ये जो खद्दर नदी है, खजुराहो के जो मंदिर हैं उनको 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो वहाँ पे जो दक्षिणी मंदिर समूह है, दक्षिणी मंदिर समूह, खजुराहो जिले में जो दक्षिणी मंदिर समूह है उसमें एक मंदिर है दूल्हा देव का मंदिर, ठीक है। दूल्हा देव का मंदिर, ये मंदिर जो है ये खद्दर नदी के किनारे है, ये चीज़ याद रखना। और यही खद्दर नदी केन नदी में जाकर के मिल जाती है, केन की सहायक नदी है। और केन और खद्दर जहाँ पे मिलती हैं वहीं पे क्या है आपका स्नेह जलप्रपात है, जो अभी हमने 2-3 क्वेश्चन पहले फर्स्ट क्वेश्चन में जिसको किया था, ठीक है। तो खजुराहो के जो दक्षिण समूह का प्रमुख मंदिर है दूल्हा देव, खद्दर नदी के किनारे स्थित है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये ब्लैक पेन मुझे मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, इसको ना वाइट कर लेते हैं। कैन बेतवा लिंक परियोजना किन 2 राज्यों के मध्य है? तो कैन और बेतवा लिंक परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य है। ये 2005 की परियोजना है, भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं,
लेकिन वो जब हम नदी जोड़ो परियोजना ही देखेंगे या जब डैम देखेंगे, अभी क्या कर रहे हैं हम, नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं। इसमें नदी, उसकी सहायक नदी, वो नदी कहाँ बहती है, उस नदी के अन्य क्या नाम हैं, ये जो टॉपिक हैं, ये जो एरिया है, अभी हम इनको कवर कर रहे हैं। नदियों पर बहुत सारी परियोजनाएं हैं, बहुत सारे डैम हैं, इसको हम एक सेपरेट टॉपिक में कवर करेंगे, जिसमें आपका नहर परियोजनाएं और नदी जोड़ो परियोजना, ये तीनों टॉपिक एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। तो उसमें इन सारी परियोजनाओं को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट एरिया है, यहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावना हमेशा ज़्यादा होती है और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, इसलिए इसको सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। पायली जल परिसर कहाँ पे स्थित है? इंदौर में, बुरहानपुर में, सिवनी में या भोपाल में? तो आपकी जो नर्मदा नदी है ना, उस पर जबलपुर जिले में, जबलपुर जिले में एक परियोजना है जिसका नाम है बारगी परियोजना। ठीक है, इस बारगी परियोजना के निकट ही जबलपुर और सिवनी का जो बॉर्डर है, वहाँ पर इस बारगी परियोजना के निकट पायली जल परिसर, यह एक पर्यटन स्थल है। पायली जो है ना, ये एक प्रकार का जल पर्यटन स्थल है, पर्यटन स्थल नहीं, जल पर्यटन स्थल। ठीक है, तो ये है कहाँ पे? सिवनी जिले में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये आपके सिवनी जिले में है, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में किस नदी के तट पर सिंहस्थ कुंभ का मेला लगता है? तो ये आपका छिपरा है, क्योंकि छिपरा नदी के किनारे ही उज्जैन शहर बसा हुआ है। उज्जैन शहर में महाकालेश्वर महादेव मंदिर है। ठीक है, उसके बाद उज्जैन जिले में हर 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन होता है। अगला आयोजन कब होगा? 2028 में। पिछला कब हुआ था? 2016 में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, हाँ, और ये उज्जैन जिले में है, मालवा की गंगा कहा जाता है छिपरा नदी को। इसका उद्गम इंदौर जिले के काकरीबर्डी पहाड़ी से होता है और यहाँ पे सिंहस्थ का आयोजन होगा 2018 में। ये सारे एक्सप्लेनेशन आपको दे रखी है। मध्य प्रदेश में काली सिंध नदी का उद्गम किस जिले से होता है? तो मध्य प्रदेश के देवास जिले में एक तहसील है बागली, यहाँ से आपकी काली सिंध नदी का उद्गम होता है और इसी काली सिंध नदी के किनारे आपका सोनकच्छ और देवास बसा हुआ है। ठीक है, और ये काली सिंध किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, मध्य प्रदेश में वर्धा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो वर्धा नदी का उद्गम होता है बैतूल के वर्धन पर्वत से। बैतूल के वर्धन पर्वत से आपकी वर्धा नदी का उद्गम होता है। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, गलती से हाँ टच हो गया इसमें। वर्धन पर्वत से आपकी जो वर्धा नदी है इसका उद्गम होता है और महाराष्ट्र में ये वर्धा नदी मिल जाती है किससे? वेनगंगा से। वर्धा प्लस वेनगंगा मिल जाती हैं और यहाँ से इनकी जो संयुक्त धारा है उसको क्या कहा जाता है? प्राणहिता। ठीक है, और ये प्राणहिता फिर जाकर के किससे मिल जाती है? गोदावरी नदी से। ये सारी प्रोसेस कहाँ पे होती है? महाराष्ट्र में। ठीक है, ये जो वर्धा नदी है ये निकलती तो बैतूल से है, लेकिन ये महाराष्ट्र में जाकर वेनगंगा से मिलती है। जब महाराष्ट्र में ये वेनगंगा से मिलती है उसके पहले इसके किनारे, मतलब इस वर्धा नदी के किनारे महात्मा गांधी का सेवा आश्रम स्थापित किया गया है। मतलब महात्मा गांधी ने यहाँ पर सेवा आश्रम की स्थापना की थी वर्धा नदी के किनारे महाराष्ट्र जिले में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। महाराष्ट्र में गांधी जी का सेवा आश्रम वर्धा नदी के किनारे स्थित है। ये प्राणहिता संगम का निर्माण करती है, वैनगंगा से महाराष्ट्र में जाकर के मिल जाती है और प्राणहिता बनाती है और ये प्राणहिता गोदावरी में मिल जाती है। इसको वर्धन शिखर या कालीभीत की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है।
उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश से उद्गमित होने वाली किन दो नदियों के संगम को प्राणहिता कहते हैं? वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, वैनगंगा और वर्धा के संगम को प्राणहिता कहते हैं। अच्छा, ये जो प्राणहिता है ना, प्राणहिता नदी का वर्णन आपको द राइज ऑफ शिवगामी, एक नॉवेल है, द राइज ऑफ शिवगामी, एक फेमस नॉवेल है द राइज ऑफ शिवगामी। इस नॉवेल में आपको प्राणहिता नदी का वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से उद्गमित होने वाली पेंच नदी किस नदी में समाहित होती है? तो पेंच नदी कहाँ से निकलती है? छिंदवाड़ा के जुन्नार देव पहाड़ियों से। और ये किस नदी से जाकर के मिल जाती है? ये गोदावरी से जाकर के मिल जाती है। गंगा से नहीं मिलेगी, चंबल से नहीं मिलेगी, यमुना से नहीं मिलेगी। एक्चुअल में जो पेंच नदी है वो डायरेक्ट जाकर के गोदावरी से नहीं मिलती है। पेंच नदी में जाकर के मिलती है कान्हन नदी से, और ये कान्हन नदी जाकर के मिलती है आपकी वैनगंगा नदी से, और ये वैनगंगा नदी जो है ये जाकर के मिलती है गोदावरी नदी से। तो अप्रत्यक्ष रूप से पेंच नदी भी आपकी गोदावरी नदी से मिलती है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलती है। छिंदवाड़ा जिले में ये पेंच नदी, छिंदवाड़ा जिले में आप पाया जाता है आपका पेंच नेशनल पार्क, और ये पेंच नदी जो है इस पेंच नेशनल पार्क के बीच से बहती है। ठीक है, पेंच नेशनल पार्क से होते हुए इसका प्रवाह है पेंच नदी का। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? छिंदवाड़ा जिले के जुन्नार देव से। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है बालाघाट जिले में नल सेसा बांध किस नदी पर स्थित है? बालाघाट जिले में एक डैम है जिसका नाम है नल सेसा डैम। ये नल सेसा डैम जो है वो किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर है चंदन नदी पर। इसको याद करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो कि जो नल होता है, नल से निकलता है पानी। ठीक है, पानी और चंदन को मिला करके, जब पानी और चंदन को मिलाया जाता है तब वो जो फॉर्म आपके पास आता है आप उसी से तिलक लगाते हो। ठीक है, हिंदू धर्म में जो तिलक लगाने की प्रथा है, चंदन का जो तिलक लगाया जाता है वो कैसे लगाया जाता है? चंदन को पानी के साथ मिला करके जब घिसा जाता है तो वो जो चंदन है वो ठोस से क्या हो जाता है? लिक्विड हो जाता है, और उसी लिक्विड को फिर हम तिलक के रूप में माथे पर लगाते हैं। तो नल से निकलता है पानी और चंदन, पानी और चंदन दोनों मिलकर के तिलक बनाते हैं। ठीक है, तो नलसेसा डैम कहाँ पे है? चंदन नदी पर, बालाघाट जिले में। ये चीज़ याद रखना। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ताप्ती नदी जो है वो आपकी एमपी और एमपी के साथ साथ महाराष्ट्र राज्य में प्रवाहित होती है। ठीक है, राजस्थान में नहीं होती है, उत्तर प्रदेश में नहीं होती है, छत्तीसगढ़ में नहीं होती, ये महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है। महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात में भी प्रवाहित होती है, लेकिन गुजरात ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र। इसी प्रकार से जो माही नदी है आपकी वो एमपी प्लस राजस्थान में बहती है, ये याद रखना। नर्मदा नदी जो है वो ताप्ती नदी की भांति ही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। उसके बाद कैन, बेतवा और चंबल और सिंध, कैन, बेतवा, चंबल और सिंध, ये चार बड़ी नदियां हैं जो आपकी एमपी प्लस यूपी में बहती हैं, एमपी प्लस यूपी। ठीक है, उसके बाद सोन नदी जो है आपकी ये बहती है एमपी, यूपी और बिहार में। ठीक है, ये बहती है एमपी, यूपी और बिहार में। तमसा नदी जो है आपकी, जिसको टॉन्स भी बोलते हैं, ये भी बहती है एमपी प्लस यूपी में। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है वैनगंगा नदी प्लस वर्धा नदी, ये कहाँ से बहती हैं? एमपी प्लस महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये याद रखना कि ये कौन कौन सी नदियाँ कौन कौन से उसमें बहती हैं। इसका ऑप्शन क्या था? ताप्ती नदी जो है वो यहाँ से बहती है। हाँ, ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल के मुल्ताई पर्वत से होता है। पूर्णा, गिरना, अमरावती, अरुणावती, बोरी, बंजारा ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के अतिरिक्त महाराष्ट्र और गुजरात में भी प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में
समाहित हो जाती है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के किस नदी को मधुमती के नाम से जाना जाता है? सोन नदी, समूची नदी, माहोत्र नदी या महुअर नदी? तो ये जो महुअर नदी है इसको सिंध नदी भी कहा जाता है, या आप कह सकते हैं कि सिंध नदी का ही दूसरा नाम है महुअर नदी, और इसी को कहा जाता है मधुमती नदी। तो अब आपको सिंध नदी के 3 नाम पता चल गए, एक तो सिंध, एक मधुमती और एक महुअर। ठीक है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? लटेरी तहसील विदिशा से। विदिशा की लटेरी तहसील से इसका उद्गम होता है। गुना और अशोकनगर के बीच सीमा बनाती है। ठीक है। शिवपुरी में इस पे मणिखेड़ा डैम है। इस तरीके से सारी चीज़ें इंटरलिंक करके अगर पढ़ोगे तो चीज़ें ज़्यादा याद होंगी, अदरवाइज कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि MPGK में बहुत सारे फैक्ट हैं, और फैक्ट को पढ़ने का एक ही तरीका है, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरकनेक्ट करो। चीज़ें आप जितना कनेक्ट करोगे उतना आपको ज़्यादा समझ आएंगी और ज़्यादा याद रहेंगी। अगर उनको रॉ फॉर्म में रटने की कोशिश करोगे, एज इट इज़ फैक्ट के फॉर्म में रटने की कोशिश करोगे, तो बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ेगा। सो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन आपको यही है कि मैप बनाओ, चीज़ें इंटरलिंक करो, कनेक्ट करो, और ट्रिक व्रिक अगर आपको ठीक लगती है तो थोड़ा बहुत ट्रिक वगैरह यूज कर सकते हो, अदरवाइज ट्रिक पर रिलाई करना ज़्यादा ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में भीमगढ़ बांध किस नदी पर है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि सिवनी जिले में है भीमगढ़ बांध। इसी को कहा जाता है संजय सरोवर, संजय सरोवर बांध। ठीक है। ये एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध। ठीक है। सिवनी जिले में है। अब सवाल ये है कि ये कहाँ पे है? तो ये आपको देखने को मिलेगा वैनगंगा नदी पर, सिवनी जिले में। वैनगंगा नदी को सिवनी जिले की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक है। संजय सरोवर इसका नाम है, मिट्टी का सबसे बड़ा बांध है एशिया का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सेवना नदी जो है वो काली सिंध की सहायक नदी है, गलत। सेवना नदी जो है वो चंबल की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है मतलब स्टेटमेंट है कि चंबल नदी में बटागुर, चित्रा इंडिका और बटागुर कछुओं की प्रजाति पाई जाती है, बिल्कुल सही है। बेतवा नदी का उद्गम सीहोर के कुमरा गांव से होता है, सीहोर के नहीं, रायसेन के कुमरा गांव से होता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इस क्वेश्चन को कल या परसों हम कर चुके हैं। स्नेह जलप्रपात बेतवा नदी पर, बिल्कुल गलत बात है। स्नेह जलप्रपात जो है ना वो केन प्लस खद्दर नदी पर है, अभी पढ़ के आए हैं, 2-3 बार पढ़ लिया है ये वाला फैक्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि यही एकमात्र सही ऑप्शन दिया हुआ है। मध्य प्रदेश में किस नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है? तो जो सोन नदी है ना इसको स्वर्ण नदी कहा जाता है, क्योंकि सीधी जिले में, हर जगह नहीं, सीधी जिले में ये जो सोन नदी का रेत है इसमें सोने के टुकड़े पाए जाते हैं। सोन नदी के रेत में आपको सोने के छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं, गोल्ड, जिसकी कीमत फिलहाल 1.5 लाख रुपए पर 10 ग्राम, 10 ग्राम सोना लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास है। ठीक है। तो गोल्ड के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, बहुत छोटे। अब रेत में पाए जा रहे हैं तो वो रेत के जैसे ही होते हैं, मतलब उनका जो साइज होता है वो रेत के दाने के जितना ही होता है। तो गोल्ड के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, इसीलिए सोन नदी को क्या कहा जाता है? स्वर्ण नदी। ठीक है। और भी इसके नाम हैं, अभी आगे हम देखेंगे, अगले क्वेश्चंस में इसके और भी नाम दिए गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो बेनगंगा को सिवनी जिले की जीवन रेखा कहा जाता है। इस पे सरदार सरोवर डैम है जो एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का डैम है। ठीक है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में माई की बगिया जो है वो किस नदी में है, किस नदी के किनारे है? तो अनूपपुर जिले से 2 नदियों का उद्गम होता है, 2 बड़ी नदियों का उद्गम होता है, एक सोन एक नर्मदा। तो ये जो माई की बगिया है ये कहाँ पे है? नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है। तो अनूपपुर में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, कबीर का चबूतरा है, कर्ण मंदिर है, माई की बगिया है, ये सारे पर्यटन स्थल हैं जो अनूपपुर जिले में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में पारस डोह बांध किस नदी पर है? तो बैतूल जिले में ये पारस डोह नाम बांध है ताप्ती नदी पर। एक्चुअली ताप्ती नदी पर 3 डैम है। MP में है पारस डोह, महाराष्ट्र में है यहाँ पे हटनूर ताप्ती नदी पर ही, और गुजरात में है उकाई परियोजना या उकाई डैम। ठीक है।
इसको मैंने याद किया है PHU करके, मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाई है PHU। P मतलब पारसडो, H मतलब हटनूर, U मतलब उकाई। तो ताप्ती नदी पर जो डैम है वो 3 डैम है। कौन से डैम है? PHU, PMP, MP के बाद महाराष्ट्र, हटनूर महाराष्ट्र के बाद, उकाई जो है वो गुजरात में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि मध्य प्रदेश में रेवा नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो चंबल नदी को नहीं जाना जाता है। नर्मदा नदी को रेवा के नाम से जाना जाता है। मैकल, सुता, शिवपुत्री, नामोदस, इन नामों से जाना जाता है नर्मदा नदी को। ताप्ती नहीं, क्षिप्रा नहीं। ठीक है, ये नदियों के नाम दे रखे हैं, इनको आप ठीक से याद कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेतवा नदी को क्या कहा जाता है? बेत्रवती कहा जाता है। चंबल नदी को चर्मावती, धर्मावती और कामधेनु। ठीक है, उसके बाद आपकी नर्मदा नदी को शिवपुत्री, रेवा, मैकल सुता और नामोदस। नामोदस इसको किसने कहा था? टॉलमी ने। टॉलमी ने इसको नामोदस कहा था। उसके बाद है अगली नदी तमसा। तमसा को कहा जाता है टॉन्स या तमस। केन नदी को कर्णावती और सुक्तिमती, इन दो नामों से जाना जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि ये नदी है, ये इसका उपनाम है, क्या ये सही है? तो नर्मदा नदी को शिवपुत्री कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ताप्ती नदी को सूर्यपुत्री कहा जाता है, बिल्कुल सही है। माही नदी को पृथ्वीपुत्री कहा जाता है, बिल्कुल सही है। बैनगंगा नदी को वेवा कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ये सारे के सारे ऑप्शन आपके सही हैं, उपरोक्त डी, उपरोक्त सभी। उसके बाद क्वेश्चन है कि चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो चंबल नदी का उद्गम होता है इंदौर जिले की मऊ तहसील के राऊ मऊ मऊ हाँ मऊ तहसील की जाना पाव पहाड़ी। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश की नहीं, मालवा के पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। 854 मीटर हाइट है इसकी। ठीक है, यहाँ से उद्गम होता है। और इंदौर जिले में ही एक पहाड़ी है जिसका नाम है काकरी बर्डी की पहाड़ी। यहाँ से उद्गम होता है आपका क्षिप्रा नदी का। और क्षिप्रा नदी को शिव की बहन कहा जाता है और नर्मदा नदी को शिव की पुत्री कहा जाता है। तो मऊ के निकट जाना पाव पहाड़ी है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। ठीक है, मऊ तहसील के निकट जाना पाव पहाड़ी के बांगचू पॉइंट से इसका उद्गम होता है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है। ये आप कह सकते हो कि मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा बनाती है। ये आपका यहाँ पे श्योपुर, भिंड, मुरैना वाला जो क्षेत्र है, ये वाली सीमा बनाने का काम करती है। ठीक है, अगर ये मैं आपको थोड़ा सा मैप बना के बता दूँ। मैप तो खैर छोड़ो, ये मैप अच्छा नहीं है। अब बेकार सा मैप बना दिया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी से नहीं मिलती है? बेतवा नदी नहीं मिलती है, पार्वती मिलती है। पार्वती निकलती कहाँ से है? आष्टा सीहोर। यही तरीका होता है रिवाइज करने का। सारे ऑप्शंस देखो, ये नहीं है कि क्वेश्चन आपने देखा, क्वेश्चन में आपका जो सही ऑप्शन है वो आपने टिक कर दिया कि चंबल नदी से कौन सी नदी नहीं मिलती है जी, बेतवा नहीं मिलती, बाकी 3 आपने छोड़ दी। ऐसे नहीं होता। रिवाइज करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि बाकी के ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करो। काली सिंध नदी कहाँ से निकलती है? बागली देवास से। ठीक है, और क्षिप्रा नदी अभी हमने देखा काकरी बर्डी इंदौर से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस नदी को छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा कहा जाता है? तो ये जो कुल बहरा नदी है इसको कहा जाता है छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा। ठीक है, पैंच नदी जो है इसका उद्गम भी छिंदवाड़ा जिले से होता है, जुन्नार देव की पहाड़ियों से। और ये पैंच नेशनल पार्क से होते हुए प्रवाहित होती है। पैंच नेशनल पार्क में ये प्रवाहित होती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि मध्य प्रदेश में ऊबड़ खाबड़ या बीहड़ स्थलाकृति का निर्माण किस नदी ने किया? तो चंबल नदी ने, जो आपका भिंड मुरैना वाला क्षेत्र है, वहां पे बीहड़ भूमि का निर्माण किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये नदी क्या करती है? अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन। तो इस अवनालिका अपर्दन से क्या हुआ है? बीहड़ भूमि का निर्माण हुआ है। ठीक है, भिंड भिंड मुरैना श्योपुर, श्योपुर भी है, भिंड मुरैना और श्योपुर। उसके बाद है हमारे सामने अगला क्वेश्चन कि ताप्ती नदी जो है ये 724 किलोमीटर लंबी है। सोन नदी 780 किलोमीटर लंबी है। वैनगंगा 569 और माही नदी 583। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शंस देखिए। देखो, हमने मध्य प्रदेश की टॉप 5 नदियां देखी थी।
सबसे लंबी है नर्मदा 13-12 किलोमीटर। उसके बाद है चंबल 965। उसके बाद हमने देखी थी सोन, सोन की कितनी थी 780। सोन के बाद हमने देखी थी ताप्ती नदी, इसमें दे रखी, हाँ ताप्ती नदी 724। और उसके बाद देखी थी हमने बेतवा नदी जो थी 780, नहीं नहीं 780 नहीं, 590, 590। ठीक है, अब यहाँ पे ताप्ती नदी दे रखी है 724, ताप्ती 724 बिल्कुल सही है। सोन नदी 780 बिल्कुल सही है। अच्छा, माही नदी भी हमने देखी थी, अगर आपको याद हो तो। माही नदी कितना था 583 किलोमीटर, माही नदी 583, और वैनगंगा 569, ये बिल्कुल सही दे रखा है। तो इसके चारों के चारों ऑप्शंस सही हो जाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, ये मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित प्रश्न था, नदियों की लंबाई से संबंधित। मध्य प्रदेश की सोनार नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो सोनार नदी जो है वो केन की सहायक नदी। केन की सहायक नदी और कौन सी है? श्यामरी है, सोनार है, उर्मिल है, चंद्रावल है। ठीक है, ये केन नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश की किस नदी को जीवित इकाई का दर्जा दिया गया है? तो मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी है इसको जीवित इकाई, क्या मतलब होता है जीवित इकाई का? जीवित इकाई का मतलब ये है कि जैसे इस दुनिया में दो तरह की चीजें हैं, एक लिविंग यानी कि सजीव, और दूसरी है नॉन लिविंग, ठीक है, यानी कि निर्जीव। तो नदियां हैं, पेड़ हैं, पत्थर हैं, पेड़ नहीं माफी चाहूंगा, पत्थर हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, टेबल है, कुर्सी है, लैपटॉप है, ये किस में आते हैं? नॉन लिविंग में। ठीक है, लेकिन नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लिविंग में, लिविंग रिवर कहा गया है, सजीव नदी या जीवित इकाई। इसको क्या कहा गया है कि ये सजीव नदी है। सामान्य तौर पर नदियों को, पहाड़ों को, पत्थरों को निर्जीव समझा जाता है, नॉन लिविंग समझा जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा नदी को सजीव घोषित किया है। जैसे इंसान होते हैं, जानवर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उसी प्रकार से ये नर्मदा नदी भी जीवित है। ठीक है, तो नर्मदा नदी को सजीव घोषित किया गया 2017 में। हाँ, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गंगा और यमुना नदी को भी सजीव घोषित किया है या जीवित इकाई का दर्जा दिया है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोपरा, व्यामा और वियारना किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये बेतवा की सहायक नदी नहीं है, ये है केन की सहायक नदियां, न चंबल की है न ताप्ती की है। ठीक है, तो बेतवा की सहायक नदी कौन सी है? बेतवा की सहायक नदी है धसान, जामनी और बीना। उसके बाद चंबल की सहायक नदियां तो देखो बहुत सारी हैं, काली सिंध है, पार्वती है, बनास है, सिवना है, ठीक है, सीप है। बनास और सीप जहाँ पे मिलती हैं वहीं पे तो रामेश्वर संगम भी है ना। उसके बाद जो ताप्ती है इसकी भी कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे हमने देखा था बोरी है, अमरावती है, अरुणावती है, अरुणावती है, गिरना है, पूर्णा है। तो ये ताप्ती की प्रमुख सहायक नदियां हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक तरफ दी हैं आपको नदियां, दूसरे तरफ दिए हैं नेशनल पार्क। चरणगंगा नदी बांधवगढ़ नेशनल पार्क से होकर बहती है, बिल्कुल सही। एक्चुअली इसको चरणगंगा नदी इसीलिए बोला जाता है कि ये जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है इसमें भगवान विष्णु की एक लेटी हुई प्रतिमा है, तो उनके जिस साइड पैर हैं, ठीक है, वहीं से इस नदी का होता है उद्गम। तो भगवान विष्णु के चरणों से इसका उद्गम होता है, इसलिए इसको चरणगंगा नदी कहते हैं। तो ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क में प्रवाहित होती है। मनिहार नदी जो है वो माधव नेशनल पार्क में प्रवाहित होती है, बिल्कुल सही है। देनवा नदी जो आपकी है वो सतपुड़ा नेशनल पार्क में प्रवाहित होती है, होशंगाबाद में, बिल्कुल सही है। जोवट नदी जो है वो डायनासोर नेशनल पार्क धार जिले में प्रवाहित होती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये आपके ऑल ऑफ द अबव, सारे ऑप्शंस सही है। मध्य प्रदेश की नदियों के संबंध में निम्नलिखित
निम्न कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है? सही कूट का चयन करना आपको। सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। चंबल नदी का प्राचीन नाम चरमावती, बिल्कुल सही बात है। वेनगंगा नदी का उद्गम पारसवाड़ा के पठार, और जिला कौन सा है? सिवनी, और इसको सिवनी की जीवन रेखा भी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। पूर्णा जो है वो ताप्ती की मुख्य सहायक नदी, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चारों के चारों ऑप्शंस बिल्कुल सही है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का वर्णन कादम्बरी तथा मेघदूत में है? कादम्बरी की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने। बाणभट्ट कौन थे? हर्ष के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट के नाम पर ही सोन नदी पर, कौन सी नदी पर? सोन नदी पर, शहडोल जिले में बाण सागर परियोजना है। शहडोल जिले में एक जगह है देवलौंद, इस देवलौंद में क्या है? बाण सागर परियोजना। तो ये जो बाण सागर परियोजना है ये बाणभट्ट के नाम पर है, सोन नदी पर, और ये एमपी, यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है। ठीक है। उसके बाद आता है अगला मेघदूत। मेघदूत की रचना किसने की थी? कालिदास ने। ठीक है। तो कादम्बरी और मेघदूत, तो किस नदी का वर्णन इन दोनों पुस्तकों में देखने को मिलता है? तो वो है आपकी बेतवा नदी। ठीक है। इसको क्या, इसका अन्य नाम क्या है? बेत्रवती। इसको बेत्रवती भी कहा जाता है। इसका वर्णन आपको कादम्बरी और मेघदूत में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किस नदी को वाल्मीकि रामायण में सुमागधी कहा गया है? सुमागधी। तो नर्मदा नदी नहीं है, क्षिप्रा नहीं है, पार्वती नहीं है, बल्कि सोन नदी जो है, इसको स्वर्ण नदी भी कहा जाता है, इसको सोण नदी भी कहा जाता है, इसको सोनभद्र भी कहा जाता है, और इसी को सुमागधी भी कहा गया है वाल्मीकि रामायण में। ठीक है। तो वाल्मीकि रामायण में आपकी सोन नदी का वर्णन देखने को मिलता है, जिसको क्या कहा गया है? सुमागधी। ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पुराणों में वेनगंगा नदी को किस नाम से पुकारा गया? तो पुराणों में वेनगंगा नदी को वेवा भी कहा गया है, वैया भी कहा गया है, और दीदी भी कहा गया है। ये वही वेनगंगा नदी है जो सिवनी जिले के पारसवाड़ा पठार से निकलती है। ये मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में छप जाए, क्योंकि चीज़ों को याद करने का एकमात्र तरीका है ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना। आप जितना ज़्यादा याद रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपको याद रहेंगी। इसीलिए कहता हूँ कि जब भी किसी क्वेश्चन को पढ़ो तो उसके सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो, उस एक ऑप्शन को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के साथ लिंक करने की कोशिश करो, क्योंकि जब आप जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे, जितना ज़्यादा रिकॉल करोगे, उतना ज़्यादा चीज़ें आपको याद रहेंगी। ठीक है। तो ये उपरोक्त तो सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। सिवनी और बालाघाट जिले में बहने वाली वेनगंगा नदी है, इसको वैया दीदी के नाम से पुकारा जाता है या जाना जाता है। आप मध्य प्रदेश में यात्रा करते हैं और मूरम नाला आपको कहाँ मिलेगा? सीधी सी बात है कि मूरम नाला कहाँ पे है? जबलपुर में, बालाघाट में, हसनपुर में या सोलापुर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालाघाट में। ये जो मूरम नाला है ये बालाघाट में है। 1936 में अंग्रेजों ने एक सिंचाई टैंक बनवाया था। ठीक है। सिंचाई टैंक, एक बहुत बड़ा तालाब सा बनवाया था, टैंक जैसा, जिसका उपयोग किसके लिए होता था? सिंचाई के लिए। इसका उपयोग होता था सिंचाई के लिए। तो यहीं पे क्या है? मूरम नाला। ठीक है। तो मूरम नाला किस जिले में है? बालाघाट जिले में। उसके बाद करते हैं बात अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि मान नदी किसकी सहायक नदी है? तो मान नदी नर्मदा की सहायक नदी है, और मान नदी जो है ये धार जिले में इसका उद्गम होता है। ठीक है। धार जिले में ही इस पर है मान परियोजना। मान नदी पर कौन सी परियोजना है? मान परियोजना। किस जिले में है? धार जिले में। उसके बाद धार जिले की एक तहसील है मनावर। तो ये मनावर तहसील का जो नामकरण है वो इसी मान नदी के नाम पर किया गया है। ठीक है। मान नदी के नाम पर मनावर तहसील का नामकरण किया गया है। तो ये आपको मान नदी के बारे में 2-3 बातें याद रखनी है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा जो है वो नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है।
नर्मदा की टोटल 41 सहायक नदियां हैं, ठीक है, जिसमें से बाईं तरफ से मिलने वाली 22 नदियां हैं और दाईं तरफ से मिलने वाली 19 नदियां हैं। 19 और 22 टोटल कितनी है? 41 सहायक नदियां हैं। इनमें सबसे बड़ी है तवा, जो नर्मदा की सहायक नदी है। इसी तवा नदी पर होशंगाबाद में कौन सा डैम है? तवा डैम, तवा परियोजना, ठीक है। इसी तवा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? पंचमढ़ी। ये हैं आपके तवा नदी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नदी जो कि देवास में है और खिवनी अभ्यारण्य से होकर के गुजरती है। अब आप देखिए, देवास जिले में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है खिवनी। पहली बात तो ये आपको याद होनी चाहिए कि खिवनी अभ्यारण्य कहाँ पे है? देवास जिले में है, ठीक है। अब इस खिवनी अभ्यारण्य से होकर के एक नदी गुजरती है। इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है जामनेर, ठीक है। लेकिन ये जो जामनेर नदी है, इस नदी में, ये जो नदी है ये आपकी कैसी नदी है? मौसमी नदी है। ये बारहमासी नहीं है, ये मौसमी नदी है। लेकिन इस नदी पर एक कुंड पाया जाता है। वो जो कुंड है वो कभी नहीं सूखता है। ये जो कुंड है ये कैसा है? बारहमासी, ठीक है। इस कुंड को क्या कहा जाता है? बाल गंगा। तो ये कुंड कहाँ पे है? बाल गंगा कुंड खिवनी नेशनल पार्क, खिवनी जो है आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि पता नहीं क्या क्या तो बता दिया है। मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है देवास। देवास जिले में है आपका खिवनी अभ्यारण्य, ठीक है। इसी खिवनी अभ्यारण्य में प्रवाहित होती है आपकी ये बालगंगा नदी। या ये जो नदी है ये वाकई में बालगंगा नदी नहीं है, एक नदी है जिसका नाम है जामनेर, ठीक है। इस जामनेर नदी पर एक कुंड पाया जाता है। जैसे मान के चलो ये नदी ऐसे बह के जा रही है, ऐसे ऐसे बह के जा रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे बह के जा रही है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा है या बहुत बड़ा कुंड है, इसको कुंड बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब ये नदी कैसी है? मौसमी नदी है। गर्मियों में इसका पानी खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगी, गर्मियों का मौसम चल रहा है। लेकिन ये जो कुंड है इसमें पानी भरा रहेगा। ये वाला जो रीजन है ये सूख जाएगा, ये वाला जो क्षेत्र है ये वाला भी सूख जाएगा, लेकिन इस कुंड के अंदर पानी भरा रहता है। इस कुंड को बोला जाता है बालगंगा। ये कुंड पाया जाता है जामनेर नदी पर, और ये कुंड जो है और ये जामनेर नदी, ये दोनों के दोनों कहाँ से प्रवाहित होते हैं? देवास जिले का जो खिवनी अभ्यारण्य है वहाँ से प्रवाहित होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। बाकी सोन नदी के बारे में बहुत बार बता दिया है आपको। अनूपपुर जिले में पुष्पराजगढ़ तहसील के अमरकंटक से इसका उदय होता है। उसके बाद एक सेकंड, उसके बाद काली सिंध नदी के बारे में पता है आपको, बेतवा नदी के बारे में पता है आपको, बहुत बार इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अंजार एक नदी है जो गुजरती है। तो आपका जो राजगढ़ जिला है, इस जिले में प्रवाहित होने वाली एक नदी है अंजार, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि नर्मदा नदी के द्वारा निर्मित जल निकासी। देखिए, कोई भी नदी जो है जब वो प्रवाहित होती है तो वो विभिन्न प्रकार के प्रवाह पैटर्न बनाती है, प्रवाह संरचना या प्रवाह पैटर्न बनाती है। तो यहाँ पे हमसे सवाल पूछा गया है कि नर्मदा नदी जो है वो किस प्रकार की जल निकासी व्यवस्था का निर्माण करती है। तो नर्मदा नदी जो है वो ट्रायलिस जल निकासी व्यवस्था या सलाखों के समान जल निकासी व्यवस्था का निर्माण करती है। मतलब क्या होता है? एक ये सहायक नदी है, मतलब एक ये मुख्य नदी है, और जब सहायक नदियाँ उस नदी के समांतर बहती है तो ये कैसी संरचना बन गई? सलाखों की। सलाखें देखी होंगी ना आपने, जैसे एक सेकंड देखो, जैसे अगर ये एक बहुत बड़ा गेट है, अक्सर आपने देखा होगा जो झीलों के गेट होते हैं वहां पे ऐसी सलाखें लगा दी जाती हैं, ये इस तरीके से। तो ये जो सलाखें हैं, ये एक सलाख ये है
और एक ये है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, तो जब इसी प्रकार से कोई नदियाँ बहती हैं कि एक नदी ये बह रही है, दूसरी उसके समांतर ये बह रही है, तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी ये है, छठवीं ये है, लेकिन सारी की सारी नदियाँ एक दूसरे के समांतर हैं। तो जब नदियाँ एक दूसरे के समांतर बहती हैं तो उस पैटर्न को क्या कहा जाता है? उस पैटर्न को कहा जाता है ट्रेलिस। इंग्लिश में उसको ट्रेलिस कहते हैं, हिंदी में उसको कहते हैं सलाख नुमा संरचना या सलाख नुमा पैटर्न। ठीक है, तो सवाल ये था कि नर्मदा नदी कैसा पैटर्न बनाती है, तो उसका आंसर है कि नर्मदा नदी बनाती है आपका ट्रेलिस पैटर्न, सलाख नुमा पैटर्न, जिसमें नर्मदा की सहायक नदियां उसके समांतर बहती हैं। ठीक है, सलाख नुमा पैटर्न में नदियां समांतर बहती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल एकदम समांतर ही बहती हैं, क्योंकि नदियां, मैंने आपको पहले भी बताया था कि नदियां हैं, पेड़ हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, चट्टानें हैं, ये प्राकृतिक संरचनाएं हैं। इनका स्वरूप, इनकी आकृति बिल्कुल वैसी नहीं होती है जैसा हम बोर्ड पे पढ़ रहे हैं। हम बोर्ड पे तो ये पढ़ते हैं कि ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये लाइनें समांतर हैं। अब अगर कोई दो नदियां समांतर हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों नदियां बिल्कुल ऐसे ही हैं। हो सकता है कि ये ऐसी बह रही हो और ये ऐसी बह रही हो, लेकिन हम इनको क्या कह देंगे कि ये समांतर है। क्यों कह देंगे समांतर है? क्योंकि नदियां हैं, प्राकृतिक संरचना है, एग्जैक्टली समांतर वैसी नहीं होंगी जैसी हम बोर्ड पे दो लाइनें समांतर खींचते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत भी अगर ये हमें समांतर दिखती है तो उसको हम समांतर समझ लेते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।